हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम बेसिक प्रपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर सेकंड। एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव आपका सेशन होता है जब भी आप प्रपोजिशन के बारे में बात करते हो, है ना। तो ये बेसिक प्रपोजिशन का पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी पार्ट वन में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशन की। यहाँ पर बेसिक प्रपोजिशन का ये पार्ट नंबर सेकंड है। बट इसमें हम नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बट क्वेश्चंस जो होंगे वो विदाउट ऑप्शंस होंगे, क्योंकि उससे प्रैक्टिस बहुत बेहतर होती है ना। अगर आप विदाउट ऑप्शंस में भी गेस कर पा रहे हैं कि कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें और ईज़ियर हो जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अलोंग और अगेंस्ट के बारे में। ये दो प्रपोजिशन हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, एक अलोंग और दूसरा अगेंस्ट। तो इन दोनों को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ फिगर से समझाता हूँ, सो दैट चीज़ें आपके लिए ईज़ियर हो जाए, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अगेंस्ट के बारे में अगर हम बात करें, अब अगेंस्ट के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है, आप कहेंगे तो ऑन कॉन्ट्रेरी, मतलब के विरुद्ध, के विरुद्ध। और एक होता है बाय द सपोर्ट ऑफ, बाय द सपोर्ट ऑफ, के सहारे, बाय द सपोर्ट ऑफ। अब दोनों को मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लिया सपोज दैट ये कोई रिवर है और रिवर का जो फ्लो है वो इस साइड में है, ऐसे। और कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो बोट लेकर के चल रहा है और वो इधर को चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है? अगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध। ये वाला मीनिंग हो गया पहला वाला, फर्स्ट, है ना। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो ये कोई वॉल है और वॉल के सहारे आपने कोई लैडर रखी हुई है, लैडर रखी हुई है, मान लीजिए इस तरीके से, तो आप कहोगे ये जो लैडर है, लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल, तो ये बाय द सपोर्ट ऑफ वॉल है। होप सो अगेंस्ट के दोनों मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन से समझेंगे। एक चीज यहाँ पर और समझिएगा, अलोंग, अलोंग के बारे में। अब अलोंग के भी दो मीनिंग होते हैं। एक होता है के साथ साथ, जैसे आप विथ को यूज करते हो वैसे। और दूसरा होता है के किनारे, के किनारे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हिमालय, सपोज दैट ये कोई रोड है और यहाँ पर कोई व्यक्ति चल रहा है, टहल रहा है, तो आप क्या कहोगे? अलोंग द रोड, है ना। अलोंग द बीच आप ऐसे कह सकते हो, या अलोंग द रिवर कह सकते हो आप। और आपने कहा किसी व्यक्ति के साथ है तो भी आप अलोंग यूज करोगे। हालांकि समटाइम्स हम इससे रिलेटेड फ्रेज भी यूज कर लेते हैं, अलोंग विथ, है ना। विथ का यूजुअली मीनिंग क्या होता है? हैविंग। हालांकि विथ के बारे में भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। विथ के बहुत सारे यूसेज हैं, उन पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि मान लो सपोज दैट ये रिवर है, सपोज दैट ये रिवर है और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, एंड कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो बोट को लेकर के इसी तरफ जा रहा है। ये अलोंग द करंट चल रहा है, ये अगेंस्ट द करंट था, धारा के विपरीत, धारा के दिशा में। वो आप पढ़ते हो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, है ना। अंदिश और विपरीत दोनों टर्म आप पढ़ते हो। होप सो इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी अगेंस्ट और अलोंग से संबंधित। अब एक काम करते हैं, नाउ मूव टू क्वेश्चन। कह रहा इट इज़ वेरी इजी, यहाँ से वर्ड पिक करिएगा, इजी है। कह रहा टू स्विम, तैरना, द करंट। अब कैसे तैरना इजी है? तो धारा की दिशा में जब आप चलोगे, इट मीन्स अलोंग द करंट। हालांकि विद द करंट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू स्विम अलोंग द करंट। लेकिन सेकंड वाले में पिक करिएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है स्विम कर पाना। कैसे? आप यहाँ पर यूज करोगे अगेंस्ट, धारा के विपरीत चलना, धारा के विपरीत स्विम करना, है ना, तैरना कैसा है? डिफिकल्ट है। आई केप्ट अ लैडर, मैंने एक लैडर रखी, द वॉल,
अब लै देखो जैसे ये वॉल है, लैडर इसी तरीके से रख पाओगे और कोई तरीका तो है नहीं, है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वॉल है, लैडर को ऐसे सीधी खड़ी कर दोगे, वो तो खड़ी नहीं हो पाएगी, है ना? तो दैट इज़ व्हाई सिंपली यहाँ पर क्या यूज़ करोगे अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर विपरीत नहीं है, यहाँ पर मीनिंग है बाय द सपोर्ट ऑफ वॉल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ध्यान से पढ़िएगा, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है टू गेट फर्स्ट पोज़ीशन द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बहुत डिफिकल्ट है फर्स्ट पोज़ीशन गेन कर पाना और किनके विरुद्ध, किनके खिलाफ? ऑन कॉन्ट्रेरी अगेंस्ट द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई केप्ट माय बैट द वॉल। तो सेम यही फिगर आप बनाओगे कि वॉल के सहारे इसने क्या किया है, किसी बैट को रखा हुआ है ऐसे, मान लिया सपोज दैट। ये क्या होगा? अगेंस्ट द वॉल। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई केप्ट माय बैट अगेंस्ट द वॉल। ही जम्प्ड। अच्छा, ये मैंने लास्ट सेगमेंट में आपके लिए स्किप किया हुआ था। मैंने कहा था कुछ चीज़ें ऑफ के बारे में, ओ डबल एफ और फ्रॉम, मैंने कहा था दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊँगा। एक काम करते हैं, पहले पॉइंट समझ लेते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना? पहले इसके रिगार्डिंग पॉइंट देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। देखो, एक होता है फ्रॉम और एक होता है ऑफ। फ्रॉम केवल प्रपोज़िशन है, मीनिंग अच्छा दोनों मीनिंग सेपरेशन का देते हैं। ये जो ऑफ है ओ डबल एफ और जो फ्रॉम है दोनों, है ना? बट डिफरेंस क्या है वो समझना है। तो फ्रॉम प्रपोज़िशन है, मीनिंग सेपरेशन का देगा। ऑफ, ऑफ प्रपोज़िशन भी होता है, ऑफ एडजेक्टिव भी होता है, ऑफ एडवर्ब भी होता है। तो 3, अगर आपसे पूछे जाए ऑफ के टोटल कितने फंक्शन हैं, तो आप कहेंगे सर 3। ये हमारा प्रपोज़िशन भी होता है, ये हमारा एडजेक्टिव भी है एंड ये हमारा एडवर्ब भी है। जब ये एडवर्ब है तो इसका मीनिंग होता है अवे, दूर से, है ना? और आपने कहा जब ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब नॉट यूजुअल, यूजुअल नहीं है। और जब फ्रॉम होगा तो ये सेपरेशन के बारे में बताएगा। जब प्रपोज़िशन होगा तो सेपरेशन के बारे में बताएगा। अब फ्रॉम और ऑफ में भी डिफरेंसेस होते हैं। अगर नेचुरल प्रोसेस आपको लग रहा है तो वहाँ पर फ्रॉम के साथ जाओ। बट नेचुरल नेचुरल भी हो सकता है बट सडन भी हो सकता है। सडन मतलब अचानक, सडनली या सडन कह सकते हो, तो वहाँ पर फिर आप ऑफ के साथ जाओगे। वे एग्जांपल्स मिलेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, है ना? तो कह रहा है ही जंप्ड द रूफ ऑफ हिज बिल्डिंग, और अचानक कूदना, ऑफ के साथ जाओगे आप। ही जंप्ड ऑफ द रूफ ऑफ हिज बिल्डिंग, वह अपनी बिल्डिंग से कूद गया, अपनी बिल्डिंग की रूफ से कूद गया। जंप्ड ऑफ, सडन। ही इज ऑफ फ्रॉम दीज डेज। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, ही के बारे में बता रहे हो आप। ही को डिस्क्राइब करो, दैट इज वाई एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो फिर ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं। ही इज ट्रेवलिंग ऑफ, इस समय वो ट्रेवलिंग कर रहा है, कहाँ? अवे, दूर। ये एडवर्ब है बेसिकली। देखो यहाँ पर ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है, यहाँ पर ऑफ जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पर ऑफ जो है वो एडवर्ब है। होप सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना? और द शॉप इज ऑफ द रोड, रोड से हट करके, रोड से अवे है ना? आपने कहा द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, नेचुरल प्रोसेस, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप फ्रॉम के साथ जाएँ। शी इज़ फ्रॉम पटना। अब देखो फ्रॉम और टू में शायद लास्ट टर्न पर मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम और टू में भी डिफरेंसेस होते हैं। देखो एक और पॉइंट इसको डिस्कस ही कर लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। एक टर्म आपका फ्रॉम है एंड सेकंड टर्म आपका टू है। तो फ्रॉम बताता है सेपरेशन, यू नो वेरी वेल, ये बताता है सेपरेशन, जबकि टू बताता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, जैसे आप कहते हो कि वो मुंबई गया, वो उसका डेस्टिनेशन है। मैं मुंबई से आया, वो उसका सेपरेशन है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा एक और डिफरेंस आपको जानना चाहिए कि फ्रॉम जो होता है वो सेंडर होता है, टू जो होता है वो रिसीवर होता है। फ्रॉम के साथ सेंडर का नेम लिखोगे, टू के साथ रिसीवर का। जैसे आप मान लो किसी मैनेजर को कोई पत्र लिख रहे हो, तो आप टू में उसका नेम मेंशन करोगे, फ्रॉम में अपना नेम मेंशन करोगे। यू आर द सेंडर, तो आप फ्रॉम के साथ लिखोगे। जबकि आप मैनेजर के लिए लिख रहे हो, है ना? तो टू का यूज़ करोगे आप फिर। तो सेंडर के नेम के साथ फ्रॉम और रिसीवर के नेम के साथ टू का यूज़ कर। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। तो जैसे ये आप बताना चाह रहे हो वो कहाँ से है? कई बार ये आप बिलॉन्ग के केस में भी यूज़ कर लेते हो। शी इज़ फ्रॉम पटना, वो पटना से है। आप ये कहना चाह रहे हो। होप सो
2 टर्म आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, एक अलोंग और सेकंड अगेंस्ट। और ऑफ के बारे में, फ्रॉम और ऑफ के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। फ्रॉम आपका प्रपोज़िशन है, जबकि ऑफ प्रपोज़िशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों का काम करता है। नेचुरल और सडन वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, बाय के बहुत सारे यूसेज हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, वो है हमारा प्रपोज़िशन बाय। अब बाय के बारे में समझिएगा, बाय के बहुत सारे यूसेज हैं, यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है? पहले मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ सो दैट कुछ भी इससे रिलेटेड और समझाना पड़े तो आपको समझा पाऊँ, ठीक है? चलो अब समझते हैं पहले इस पॉइंट को। बाय ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो, ये आपने पढ़ा था। पीछे ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने अलग से पूरा डिस्कस किया आपके लिए कि ट्रांसपोर्टेशन में यूजुअली आप बाय का यूज़ करते हो। अच्छा, बाय नहीं होगा तो फिर इन या ऑन के साथ जा सकते हो। अगर आर्टिकल या डिटरमिनर दिए गए हैं तो इन या ऑन, नहीं दिए गए बाय, है ना? ही वेंट, जैसे मान लो आपने स्टेटमेंट लिखा, ही वेंट बाय बस। लेकिन अगर बाय या बस लिखोगे तो फिर ऑन लगाना पड़ेगा। तो वो आ बस लिखोगे तो ऑन के साथ जाना पड़ेगा। सेकंड मोर थिंग कि पैसिव है। अब वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। पैसिव वॉइस में बाय लगाते हो, यू नो वेरी वेल, तो वो तो कंस्ट्रक्शन देख के पता चल जाएगा। बाय का मीन्स नियर होता है ना? जैसे आपने ऐसे लिखा, ही लिव्ड बाय द रिवर, बाय द रिवर। इट मीन्स यू आर सेइंग रिवर के पास में रहता है, उसका जो घर है वो रिवर के पास में है ना? टाइम डेडलाइन बताने के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको अभी समझाता हूँ। पेमेंट मोड बताने के लिए जैसे आपने कहा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना? एटीएम, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? बाय का यूज़ करोगे, ठीक है? बाय क्रेडिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, है ना? बाय एटीएम, आप ऐसे यूज़ कर रहे हो, ये है। और कैश की बात करोगे तो इन कैश आएगा। कैश के साथ तो इन आएगा बट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे, इन सभी के साथ आप बाय यूज़ करो। टाइम वाला मैंने बता दिया, कई बार टाइम पूछने के लिए भी आप बाय लगाते हो, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। मैनर बताने के लिए मैनर इस तरीके से बाय कुकिंग, बाय राइटिंग, बाय डूइंग, है ना? जैसे कहा जाए उसने पत्र लिख कर के मैनेजर को इन्फॉर्म किया, तो ही इन्फॉर्म द मैनेजर बाय राइटिंग अ मेल, बाय राइटिंग अ लेटर, आप ऐसे कह सकते हो। बाय मैनर भी बताता है, मैनर में कुछ इस तरीके से, है ना? अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा ही हैड डिपॉजिटेड द फी मंडे, मंडे तक। अब ये बात समझना है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाय, बाय मंडे। अच्छा, टाइम के केस में एक और मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट, जबकि ये वाला क्वेश्चन देखो, ही हैज बीन राइटिंग सम लेटर्स मंडे, यहाँ पर सिंस आ जाएगा। अब ही विल पे द फी ऑन मंडे, तो यहाँ ऑन आ जाएगा। तो ये वाली बात समझते हैं थोड़ा सा कि बाई कहाँ-कहाँ पर कैसे यूज़ करोगे। देखो, टाइम के केस में यूजुअली आपने पढ़ रखा है, देखो ये वाली बात समझना। टाइम के केस में इन भी आता है, ऑन भी आता है एंड एट भी आता है, और टाइम के केस में बाय भी यूज़ करते हो। अब जैसे इन मान लो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, सपोज़ इन सितंबर, सितंबर ये करेक्ट है। लेकिन मैंने कहा ऑन मंडे एट 6 ओ क्लॉक या 6 पीएम, मान लो ये ले लिया। अब ये तो आपको यूज़ करने आता है, ठीक है? डिफ़रेंस समझना मेरी बात। अच्छा, जहाँ पर इन लगाते हो आप मंथ और ईयर के साथ, ऑन लगाते हो डे और डेट के साथ, एट लगाते हो एग्ज़ैक्ट टाइम या प्रिसाइज़ टाइम के लिए, टू द पॉइंट टाइम को डिफाइन करने के लिए, फिर आप एट का यूज़ करते हो, है ना? बट बाय का यूज़ हर जगह कर सकते हो आप। आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय सितंबर, बाय मंडे, बाय मंडे, बाय 6 पीएम। इट मीन्स यहाँ से एक बात कन्वे होती है कि जहाँ-जहाँ पर हम इन, ऑन, एट लगाते हैं, वहाँ-वहाँ पर हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। बस बाय क्या करेगा, बाय टाइम की डेडलाइन बता देगा। टाइम की क्या करेगा, डेडलाइन डेडलाइन का मीनिंग क्या है? अब जब आप टाइम के डेडलाइन की बात करोगे तो फिर ये तो परफेक्ट में आप डिफाइन करते हो, तो फिर इसके साथ यूजुअली जो टेंस आएगा, वो या तो पास्ट परफेक्ट होगा या तो फ्यूचर परफेक्ट होगा।
अब डिफरेंस कैसे करोगे वो वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यूज़ करने के लिए तो सारे मतलब एट एंड ऑन तो जानते ही हो आप कैसे यूज़ करते हैं। बट उन सभी की जगह बाय तब आएगा जब हमारा सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या तो फ्यूचर परफेक्ट। यूजुअली ये जो टर्म होते हैं यूजुअली ज़्यादातर आपको इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे, है ना? ये वाले टर्म, ओके? इतनी बात क्लियर हो गई। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, पहले वाले में आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था सर ऑन मंडे नहीं ऑन मंडे कर लेते तो क्या होता? सर प्रॉब्लम होती है। अब एक और पॉइंट यहाँ से समझना है देखो, आपने ये टर्म पढ़ रखा है सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। जैसे आप सिंस मंडे लिख दोगे, सिंस मंडे भी तो यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये चीज़ें सीखने वाली हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कोरिलेटेड हैं सारे। जब आप प्रीपोज़िशन पढ़ते हो तो आपको टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात पड़ेगी। तो सिंस मंडे जैसे आपने ये लिखा सिंस मंडे, है ना? तो इट मीन्स अब देखो आप ऐसे लिखो, यहाँ पर ऑन मंडे लिख रहे हो, यहाँ पर बाय मंडे लिख रहे हो, यहाँ पर सिंस मंडे लिख रहे हो। अब डिफरेंस क्या आया? देखो, जब आप ऑन मंडे यूज़ करो तो यूजुअली हम इंडेफिनिट फ़ॉलो करें ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा बाय मंडे तो फिर हम परफेक्ट के साथ जाएँगे, इन दोनों परफेक्ट के साथ। लेकिन सिंस मंडे तो ये अपने साथ क्या लेगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आप टेंस में पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो। तो यूजुअली सिंस या फॉर के साथ जो टाइम हम लगा देते हैं, उसके साथ हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है। जब आप एट एंड ऑन पढ़ते हो, बाय पढ़ते हो और फिर प्रीपोज़िशन पढ़ते हो, वो सॉरी टेंस पढ़ते हो, तो तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे पहले वाले पे हमने टेंस देखा हैड डिपॉज़िटेड है, इस वजह से बाय के साथ गए। यहाँ पर हैज़ बीन राइटिंग हिज़ लेसन्स के साथ गए और यहाँ पर ना तो डेडलाइन बता रहा है, देखो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है, डेडलाइन की कोई बात ही नहीं आएगी। अच्छा वो सिंस प्लस टाइम भी नहीं लगा पाओगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए तो यहाँ पर आएगा ऑन मंडे। ये डिफरेंस आपको सीखना चाहिए। व्हाट इज़ द टाइम? बाय योर वॉच। ही लिव्स बाय द रिवर का मतलब नियर द वो सॉरी ही लिव्स बाय द स्कूल। इट मीन्स ही लिव्स नियर द स्कूल। ही पेड द बिल बाय द क्रेडिट कार्ड। ही पेड द बिल इन कैश। अ बर्ड वाज किल्ड बाय रोवन। ये देखो वॉच किल्ड यहाँ से पैसे पता चल रहा है। दैट इज़ व्हाई हम बाय के साथ जा रहे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन बढ़िया हैं देखो ये वाले 7 और 8 दोनों के बारे में बात करते हैं। कह रहा है ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाया। कैसे? कह रहा है बाय वर्किंग हार्ड। मैनर बता रहे हो, बाय वर्किंग हार्ड। लेकिन ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी हार्ड वर्क। अब यहाँ पर बाय नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये मैनर नहीं बता रहा है। दूसरा एक और चीज़ कि बाय के बाद वो यूजुअली आप जीरंड लिखते हो। ये देखो इस तरीके के टर्म लिखोगे और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विथ हार्ड वर्क। अब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, विथ कहाँ लगाते हो? समझना, विथ के कुछ फ्रेजेज़ अगर आप रीड कर लें तो आपके लिए थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाएगा। जैसे आपने कहा विथ ऑनेस्टी। जैसे आपने कहा विथ डिटर्मिनेशन, विथ डिटर्मिनेशन, विथ केयर, विथ पेशेंस, विथ पेशेंस। और ये देखिए 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। एक तो ये होता है कि प्रीपोज़िशन को आपको एक तो समझना है, दूसरा सेंटेंसेस रीड करने की आपकी आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। विथ हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क, है ना? इस तरीके के फ्रेजेज़ आप विथ के साथ पढ़ोगे। विथ ऑनेस्टी, विथ डिटर्मिनेशन, विथ केयर, विथ पेशेंस, विथ हार्ड वर्क, है ना? जैसे ये है, इंडिया विल विन द मैच, अ ग्रेट मार्क। ये दोनों क्लियर हो गए। बाय वर्किंग हार्ड विथ हार्ड वर्क, है ना? इंडिया विल विन द मैच बाय अ ग्रेट मार्जिन, बहुत बड़े अंतर से। कई बार वो आप डिफरेंस बताने के लिए भी बाय यूज़ कर ले रहे हो, बाय अ ग्रेट मार्जिन। ये सेंटेंस आपको रीड करना चाहिए। वाटर लेवल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर। ये भी कर सकते हो, हालाँकि यहाँ पर अबाउट का भी यूज़ कर सकते हो आप। अराउंड, बाय का मीनिंग इनडायरेक्टली आप अराउंड कह रहे हो। लगभग-लगभग 2 किलोमीटर तक इंक्रीज़ हो गया। द ही इन्फॉर्म्ड द ही इन्फॉर्म्ड द बॉस बाय राइटिंग अ लेटर। क्या बॉस को उसने इन्फॉर्म किया, कैसे? एक लेटर लिख कर। ये पूरा टर्म जो था, ये पूरा किस किस पर बेस्ड था? बाय।
होप सो समझ में आ गया होगा आपको, बाय कहाँ-कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए, है ना? अच्छा बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, ये शायद हम लोगों ने उसमें उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। होप सो इस स्लाइड से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम विथ के बारे में बात करेंगे, इन के बारे में बात, ठीक है? तो विथ और इन को पहले समझ लेते हैं। सभी प्रोपोज़िशन को कंप्लीट करने के बाद हम डिटेल क्वेश्चंस भी करेंगे आज के सेट में। आइए, पहले विथ और इन को समझते हैं। अच्छा विथ और इन का एक मीनिंग तो आप जानते हो, विथ मीन्स हैविंग के साथ, और इन का मीनिंग जो होता है, विथ का मीनिंग होता है एक हैविंग, और इन का मीनिंग होता है इनक्लोज़ सरफेस के अंदर कोई चीज़, है ना? ये वाली बात। विथ का मीनिंग जो है वो हैविंग का है, जबकि इनका मीनिंग है इनक्लोज़ सरफेस के अंदर कोई चीज़ है, जैसे आपने कहा ये है, ये इनका फिगर है। विथ का मतलब साथ, वो तो पता ही है आपको, विथ माय पेरेंट्स। अब सेकंड जो मीनिंग है उसके बारे में चलते हैं, विथ और इन। विथ का सेकंड मीनिंग सेम वही होता है, बाय द हेल्प ऑफ। बाय मीन्स आप कह सकते हो आप, के द्वारा, किसी चीज़ के माध्यम से कोई काम कर रहे हो। जैसे बाय, बाय मतलब द्वारा, आप पढ़ते हो ना, बाय मतलब द्वारा। द्वारा मतलब आप ये कह सकते हो बाय द बाय मीन्स ऑफ, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, देखो, अगर कोई काम आप सॉलिड के द्वारा कर रहे हो, वहाँ पर ये प्रेपोज़िशन ऑफ मीन्स है, इसी को बोलते हैं प्रेपोज़िशन ऑफ मीन्स। कोई काम किस चीज़ से कर रहे हो आप, प्रेपोज़िशन ऑफ मीन्स। अगर सॉलिड के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो विथ का यूज़ करेंगे, बट लिक्विड के द्वारा कोई काम कर रहे हो तो इनका यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ही रोट अ लेटर विथ अ पेन, विथ अ पेन। ही रोट अ लेटर इन इंक। अब इंक जो है वो लिक्विड है, तो आप इनके साथ जा रहे हो, पेन सॉलिड है, तो विथ अ पेन इन इंक। अब यहाँ पर ये वाले मीनिंग नहीं लगे हैं, देखो, कि हैविंग और इनक्लोज्ड का मीनिंग आप बताने की कोशिश करो, तो वो यहाँ पर नहीं है। विथ अ पेन का मतलब आप प्रेपोज़िशन ऑफ मीन्स की बात कर रहे हो, इन इंक, है ना? तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है यहाँ से, सॉलिड के लिए विथ और लिक्विड के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कट्स वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। अब नाइफ कैसी है? सॉलिड। अब विथ का मतलब यहाँ साथ से नहीं है, हैविंग से नहीं है। ही रोट अ लेटर विथ अ पेन, पेन सॉलिड, नाइफ सॉलिड, डार्क इंक लिक्विड इन, है ना? तो यहाँ पर इन तीनों स्टेटमेंट में आप प्रेपोज़िशन ऑफ मीन्स की बात कर रहे हो। फिर से देखो, एक ही प्रेपोज़िशन के कई फंक्शन हो सकते हैं। जैसे आप फॉर के बारे में पढ़ते हो। मैंने फॉर के बारे में आपको बताया कि फॉर टाइम भी बता सकता है, फॉर टाइम भी बताता है, फॉर पर्पज़ भी डिफाइन करता है। जब आप के लिए वाला मीनिंग निकालते हो ना, व्हाई, है ना? तो वहाँ पर फिर फॉर पर्पज़ बता रहा होता है, टाइम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, है ना? यहाँ पर फॉर क्या बता रहा है आपको, टाइम डिफाइन कर रहा है। तो होप सो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विथ के 2 मीनिंग, इनके 2 मीनिंग। एक मीनिंग ऑलरेडी जानते हो, सेकंड जो आपको सीखना है वो मीन्स वाला सीखना है। दे फॉट विथ डिटर्मिनेशन। मैंने कहा था फ्रेजेज़ आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ही आंसर्ड एवरी क्वेश्चन विथ ऑनेस्टी। उसने हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टी के साथ दिया। ही वन द बैटल विथ पेशेंस। अब इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्पेसिफिक लॉजिक लगा करके आप विथ का यूज़ कर रहे हो। ये आपको फ्रेजेज़ पढ़ने आने चाहिए। अगला टर्म है अमिड और अमिडस्ट। इनमें सेम वही डिफरेंस है, जैसे आप अमंग और अमंगस्ट का यूज़ करते हो। ये कंसोनेंट साउंड के साथ आएगा और ये वोवेल साउंड। जैसे 2 एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, यहीं से क्लियर कर पाओगे आप। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, और यहाँ पर यूज़ करा है एट। एट मतलब ये तो वोवेल साउंड है, तो इसके साथ जाओगे। ही गेव अ स्पीच अमिड अमिड अमिडस्ट लाउड चीयर्स फ्रॉम द क्राउड। अब यहाँ पर ये कंसोनेंट साउंड है, दैट इज़ व्हाई हम अमिड के साथ।
बिसाइड और बिसाइड्स वैसे आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। ये ये बिसाइड का फिगर है। बिसाइड्स मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मीनिंग अगर कहें तो इसका मतलब होता है को छोड़कर, है ना? एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, नॉट इंक्लूडिंग अगर आप बात करें तो। बिसाइड्स, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मतलब एक्सक्लूडिंग। ही बॉट एप्पल्स बिसाइड्स ऑरेंजेस, कह रहा है उसने एप्पल्स के अतिरिक्त ऑरेंजेस भी परचेज किए। हिज स्कूल इज बिसाइड अ हॉस्पिटल, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बगल में। ही स्टूड बिसाइड्स नहीं, बिसाइड माय बाइक, ही स्टूड बिसाइड माय बाइक, वो मेरी बाइक के बगल में खड़ा था। नेक्स्ट, ये भी टर्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब सारे जितने टर्म हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब कुछ डिटेल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सीखना है। यहाँ से डिटेल क्वेश्चंस में गाइस काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको ग्रैब करना है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जो 50 क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अब एक-एक देखिएगा, ट्रांसलेट दिस पैसेज इंटू इंग्लिश। देखो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इंटू के बारे में आपने पढ़ रखा है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। लेकिन ध्यान रखना, एक तो आपने ये मीनिंग पढ़ रखा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, सॉरी आप ऐसे कहोगे आउटसाइड से इनसाइड, ये आपने पढ़ा था, आउटसाइड टू इनसाइड विथ मोशन, याद है? और सेकंडली आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं, है ना? ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। वाटर टर्न्स, वाटर टर्न्स इनटू आइस। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वाटर से आइस बन रही है। आइसा, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करनी, ठीक है? मैंने कहा आई सा हिम अ मैगज़ीन, आई सा हिम यू, आई सा हिम माय ड्रीम। तो पहले तो ये देख लो आप कि यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, ये जो कुछ टर्म हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। इन इन पॉवर्टी, इन डीके, है ना? इन ओल्ड एज, हेल्थ के साथ और भी टर्म होता तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है, इन कन्फ्यूजन। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। कुछ टर्म आपको इनके एक्सटर्नल पढ़ने हैं। टू तो आपने पढ़ी, एक इनक्लोज सरफेस के अंदर देखो इनके बारे में क्या-क्या बात आपने पढ़ी। इनके बारे में आपने एक तो ये पढ़ लिया इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चीज़ है, फिर आप इनका यूज़ करो। सेकंडली ये भी आपने यहाँ पर पढ़ा कि इनका मतलब होता है कि कोई काम आप लिक्विड के द्वारा कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीन्स। और थर्ड जो आपको सीखना है वो ये, कुछ ऐसे टर्म हैं जिनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं, वो टर्म हमें क्लियर होने चाहिए। इन ड्रीम, इन पॉवर्टी, इन कन्फ्यूजन, इस तरीके क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा आई सॉ हिम अ मैगज़ीन। मैं एक स्लाइड लेकर के आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में। मैंने उसको मैगज़ीन में देखा, ये कहना चाह रहे हो। मैंने उसको मैगज़ीन में देखा, आप ये कहना चाह रहे हो। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये है, मान लो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है। 2 लोग न्यूज़पेपर को लेकर के बड़ी लड़ाई कर रहे थे भाई। वो कह रहा है मेरा वाला अच्छा है, वो कह रहा है मेरा वाला अच्छा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान आता है, वो कह हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता है ना? हमारे वाले की न्यूज़ ऑथेंटिक है, हमारे वाले की न्यूज़ ऑथेंटिक। मैंने उनको समझाया। मैंने कहा न्यूज़पेपर उन दोनों में से उसी का अच्छा होगा, जो समोसे का तेल ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, है ना? न्यूज़पेपर वही अच्छा होता है, जिसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो जाए, है ना? अच्छा न्यूज़पेपर, जैसे मैंने कहा यहाँ पर यूट्यूब, जैसे मैंने कहा यहाँ पर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, मैंने कहा फेसबुक, मैंने कहा मैगज़ीन, मैगज़ीन, है ना? अब ज़रा समझना, मीडिया 2 तरीके की है। एक होती है प्रिंटेड मीडिया और एक होता है आपका डिजिटल मीडिया। प्रिंटेड मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। देखो, जो प्रिंटेड है उसके साथ इनके साथ जाओ।
जो डिजिटल है उसके साथ ऑन के साथ जाओ। ये 2 डिफरेंस है दोनों। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, देखो। इन न्यूज़पेपर प्रिंटेड मीडिया इनके साथ क्या है? मैगज़ीन प्रिंटेड मीडिया इनके साथ क्या है? यहाँ पर आएगा ऑन वाईटी, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन, ठीक है? ऑन एफबी। अब ये टर्म यहाँ से क्लियर होते हैं, वापस आते हैं। तो आई सॉ हिम इन अ मैगज़ीन, आई सॉ हिम ऑन यूट्यूब, आई सॉ हिम इन माय ड्रीम। सो पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से? तो ये डिफरेंस था जो आपको यहाँ पर समझना। अब चलते हैं वापस। ही विल रीड सम प्लेस शेक्सपियर, या तो इन समर हॉलीडेज कर लो, है ना? लेकिन उससे भी बेटर है आप ड्यूरिंग लगा सकते हो। ड्यूरिंग का हिंदी अर्थ होता है के दौरान, ये भी टाइम बताता है, ध्यान रखना। ये भी क्या करेगा? टाइम को डिफाइन करेगा। टाइम को डिफाइन करने वाले कितने प्रपोज़िशन आपके पास हैं? आपने कहा सर एक तो एट पढ़े थे, इन पढ़े थे, ऑन पढ़े थे, फिर बाय पढ़े, सिंस पढ़े, फॉर पढ़े एंड फ्रॉम पढ़े, है ना? अब जो पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी ड्यूरिंग। ये लो, इतने टाइम को डिफाइन करने वाले प्रीपो हैं, प्रपोज़िशन है। अच्छा, ड्यूरिंग इनमें डिफरेंट होता है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, है ना? अब जैसे ड्यूरिंग के कुछ एग्ज़ाम्पल्स ही पढ़ लोगे तो भी आपके लिए काम हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग हॉलिडेज़, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग वेकेशन, और भी बना सकते हो आप। ड्यूरिंग लेक्चर, ये भी देखो, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, है ना? तो ये अगर आपने ड्यूरिंग के कुछ एग्ज़ाम्पल्स ही पढ़े तो भी आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे कि वहाँ पर ड्यूरिंग करेक्ट है या नहीं। यूजुअली ड्यूरिंग से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको केवल, अब कई बार ड्यूरिंग लगा होता है लेकिन आप उसको गलत कर देते हो, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ड्यूरिंग नहीं लगना चाहिए, जबकि वो सही होगा। तो उसके लिए आपको यू शुड रीड ऑल दीज़ एग्ज़ाम्पल्स, ये आपको पता होने चाहिए। और भी ऐड ऑन कर सकते हो, आपको कुछ और पता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ही विल रीड सम प्लेज ऑफ शेक्सपियर ड्यूरिंग समर हॉलिडेज, ड्यूरिंग समर हॉलिडेज। वो शेक्सपियर के प्ले पढ़ेगा, कब पढ़ेगा? ड्यूरिंग समर हॉलिडेज, समर हॉलिडेज के दौरान। तो ड्यूरिंग के बारे में इतनी बातें आपको यहाँ से रिकॉल करनी है। फिर क्लियर हो गया? ये पॉइंट भी क्लियर है डिजिटल और प्रिंटेड मीडिया। अब देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें, कह रहा है ही विल एन्जॉय देयर वेडिंग, ही विल एन्जॉय, वो एन्जॉय करेगा। कब? कह रहा है ऑन देयर वेडिंग, यहाँ पर ऑन आएगा। अब ये कुछ जो टर्म है इनको समझना। जैसे यहाँ पर देयर वेडिंग, बर्थडे, ईद, होली, विनिंग द कप, हिज डिपार्चर। अब ये कुछ टर्म हैं जिनके बारे में आपको फिल करना है प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा द वे, वर्ज ऑफ पॉवर्टी, द बाउंड्री, सर्कमफेरेंस, पेरीफेरी, है ना? इनमें क्या आएगा? द सिनेमा, द पार्टी, द क्लास, द कॉन्फ्रेंस, द मीटिंग। अब इनको, इन वाले जैसे हमने भी पढ़े थे, इनके अगर आपको याद हो, जैसे इन माय ड्रीम, इन कन्फ्यूजन, इस तरीके के आपने पढ़े। ऐसे यहाँ पर आएगा ऑन देयर वेडिंग, ऑन बर्थडे। वैसे डे वाले में जितने भी आते हैं यूजुअली ऑन का यूज करते हैं। ऑन ईद, मैंने कहा था यूजुअली फेस्टिवल के नेम के साथ आप क्या करते हो? ऑन का यूज करते हो। ऑन होली, ऑन विनिंग द कप, ऑन हिज डिपार्चर, ये वाले टर्म आपको यहाँ से क्लियर होते हैं। द वे, द वर्ज ऑफ पावर, ऑन द वे, इन द वे नहीं होता, ऑन द वे, ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के बिल्कुल कगार पर है। आई मीन बिल्कुल गरीबी के बिल्कुल, कंगाली के बिल्कुल कगार पर है, आप ऐसे कह सकते हो। ऑन द बाउंड्री, ऑन सर्कमफेरेंस, ऑन पेरीफेरी, ये जितने टर्म हैं ये ऑन के बारे में। ऑन के बारे में वैसे क्या-क्या पढ़ा आपने? देखो ऑन के बारे में आपने कहा था सर टाइम, डे और डेट को डिफाइन करने के लिए, और बाकी उसको डिटेल में मैंने समझाया था आपको लास्ट टाइम पे। ऑन आप कहते हो कि अपर प्लस कॉन्टैक्ट है, अपर प्लस कॉन्टैक्ट, और जो बातें ये समझनी वो ये, ऑन डिजिटल मीडिया, ये पढ़ करके आ रहे हो आप, डिजिटल मीडिया, है ना? एट द सिनेमा, एट द पार्टी, एट द क्लास, एट द कॉन्फ्रेंस, एट द मीटिंग, इनके साथ एट का यूज़ करोगे। अच्छा, क्लास वाले में दोनों पॉसिबल थे ना, है ना? क्लास नहीं, स्कूल वाले में दोनों पॉसिबल, ये आपने पढ़ा था। एट स्कूल और इन स्कूल दोनों डिफरेंस भी बताया था।
ही वेंट टू सी सम हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑन अ मूनलाइट। यहाँ पर और एड ऑन कर लीजिएगा, ऑन अ मूनलाइट, मूनलाइट। ही हर मदर इनवाइटेड मी टू टी। माँ ने चाय पे बुलाया है, तो बात होगी ना, शादी का ख्याल आया है, हैं? यहाँ पर बनेगा हर मदर इनवाइटेड मी टू टी। देयर आर सम बुक्स दिस बॉक्स। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि आप इन लगा देते हो, बट मैंने कहा यहाँ पर इनसाइड लगाओ, राइट। इन और इनसाइड में थोड़ा-सा स्लाइटली डिफरेंस है, वही 2D 3D वाला डिफरेंस आप लगा सकते हो, है ना? बॉक्स के केस में फिर इनसाइड ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। देयर आर मैनी बुक्स इनसाइड दिस बॉक्स। देयर आर मैनी चिप्स। मैं कई एग्ज़ाम्पल्स बता देता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इनसाइड कहाँ यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी चिप्स इनसाइड दिस पैकेट। देयर आर मैनी बिस्किट्स इनसाइड दिस पैकेट। आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। देयर वर 2 फ्रॉक्स द वेल एंड 5 मोर फेल इंटू द वेल। फेल है तो इंटू वही आउटसाइड से इनसाइड। ऑन द वेल, वेल के सरफेस पे। देयर वर 2 फ्रॉक्स द वेल एंड 5 मोर फेल। अच्छा सॉरी, इन द वेल करो, यहाँ पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। कि मान लो ये कहना क्या चाह रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। ये वेल है, वेल में ऑलरेडी 2 फ्रॉग यहाँ पर है, 5 और गिर गए एंड 5 मोर फेल इंटू द वेल। यहाँ पर आप इंटू का यूज़ करोगे, यहाँ पर इनका। ही हैज़ फाउंड सम प्लेसेस विदाउट लिटिल एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट। विदाउट के साथ आप एनी का यूज़ करें, लिटिल नहीं। देयर वाज़ अ गेट बैक बिहाइंड द हाउस। अब या तो बैक लिख लो या तो बिहाइंड लिख लो, दोनों तो सेम ही मीनिंग हो गए। तो बैक बिहाइंड एक साथ यूज़ नहीं करोगे। देयर वाज़ अ गेट बैक द हाउस या बिहाइंड द हाउस ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा। यहाँ पर आप बैक को रिमूव कर सकते हो, है ना? तो बिहाइंड द हाउस, बैक और बिहाइंड एक साथ नहीं आएँगे। जैसे कई बार ये भी शायद आपको बताया था, फ्रंट या बैक के साथ साइड का यूज़ कर लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। फ्रंट या बैक के साथ साइड का यूज़ इनकरेक्ट है। वैसे बैक के साथ बिहाइंड का यूज़ इनकरेक्ट है। ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा, सुपरफ्लुअस एरर। अच्छा ये टर्म 2 बहुत डिफरेंस जिनमें आपको सीखना चाहिए, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज़ एंड बिकॉज़ ऑफ। इनमें डिफरेंस आपको सीखना चाहिए। ड्यू टू, ओइंग टू कहाँ यूज़ करते हैं एंड बिकॉज़ और बिकॉज़ ऑफ का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ड्यू टू का यूज़, ये वाली बात समझना। ड्यू टू का यूज़, ड्यू टू मतलब के कारण, ओइंग टू का मतलब के कारण, रीज़न बताने के लिए आप यूज़ करते हो। अगर आपको एक्शन वर्ब मिल जाए, सिंपली ध्यान रखना, तो आप ओइंग टू के साथ जाओ। अगर आपको एक्शन वर्ब ना मिले, लिंकिंग वर्ब मिले, तो फिर आप ड्यू टू के साथ जाना। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे देखो, द बस वाज़ डिलेड, द बस वाज़ डिलेड। तो डिलेड किसके लिए? यहाँ पर ये एडजेक्टिव है डिलेड। ड्यू टू, ओइंग टू हैवी स्नो, यहाँ पर ड्यू टू आ जाएगा। अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, इज लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर वाज़, ये डिलेड एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो केवल सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने का काम कर रही है, उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इज के बाद कोई, वैसे तो यूजुअली क्या होता है कि जो बी फॉर्म हमारी होती है, बी फॉर्म के बाद कोई दूसरी मेन वर्ब ना आए, यही लिंकिंग वर्ब का काम कर जाता है। ठीक है, इसका काम कर जाएंगे लिंकिंग वर्ब। अ लॉट ऑफ हर हैप्पीनेस इज ड्यू टू का यूज करोगे, गोइंग टू नहीं। अब जैसे देखो ये वाला, ही ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस को नहीं जीत सका। क्यों नहीं जीत सका? रीजन बताना चाह रहा है आप, ड्यू टू या ओइंग टू। अब लेकिन यहाँ पर विन जो है ये एक्शन वर्ब है, और मैंने कहा था एक्शन वर्ब के लिए हमें ओइंग टू का यूज, एक्शन वर्ब के लिए हमें ओइंग टू को पिक करना है, ड्यू टू को नहीं। जैसे यहाँ लिंकिंग वर्ब थी, यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब थी, तो आप ड्यू टू के साथ जा रहे थे। ड्यू टू, है ना? दोनों में करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे एक्शन वर्ब दिखाई पड़ी, फिर आप किसके साथ गए? ओइंग टू के। आपने कहा हिज इंजरी इज ड्यू टू, अब इज लिंकिंग वर्ब है, देखो आप, लिंकिंग यहाँ एक्शन वर्ब कोई है ना, एक्शन वर्ब मतलब आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, जानते हो आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्यू टू आएगा, ओइंग टू नहीं।
होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ड्यू टू और ओइंग टू में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं सर सेकंड में, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। बिकॉज जो होता है ये एक कंजक्शन होता है, दिस इज आर कंजक्शन बट बिकॉज ऑफ इज आर प्रपोजिशन। अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना समझो तो फिर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि अगर को दो आपको अलग अलग स्टेटमेंट है, ये S1 है, ये S2 है, इसको कनेक्ट करना हो तो बिकॉज के साथ जाना, है ना? ये स्टेटमेंट है और ये कोई फ्रेज है, ध्यान देना, कोई फ्रेज है, तो फिर आप बिकॉज आपके साथ जाना, क्योंकि सिंस बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन है अपने साथ फ्रेज को कैरी करेगा और जो कंजक्शन है वो अपने साथ स्टेटमेंट को कैरी करेगा, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो। अब बाकी सेंटेंस देखते हैं, देखो, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज हिज बैड हेल्थ, ये फ्रेज है। अब देखो एक और बात समझो ना, जो प्रपोजिशन होता है उसको उसके साथ उसके ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रेज के रूप में होगा, वर्ड के रूप में होगा, सेंटेंस के रूप में नहीं होगा यूजुअली, है ना? जैसे ये हिज बैड हेल्थ, हेल्थ नाउन हो गया, बैड एडजेक्टिव, हिज डिटरमिनर हो गया, ये पूरा फ्रेज बना। अब फ्रेज बना तो इसको चाहिए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन तो बिकॉज़ ऑफ लगाना पड़ेगा। ही डिड नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आया, बिकॉज़ ऑफ ही डिड नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था। अब ये पूरा स्टेटमेंट दिया है देखो, ये 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हो, कंजंक्शन चाहिए, अब बिकॉज़ ऑफ की नीड नहीं है, फ्रेज नहीं है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। तो आपको अगर याद रहती है बात तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं याद रहती तो फिर आप सिंपली ये वाली बात ऐसे याद रखो कि अगर आपको केवल फ्रेज कनेक्ट करना है, बिकॉज़ ऑफ, अगर आपको पूरा सेंटेंस कनेक्ट करना है तो फिर बिकॉज़, बस इतना सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हो गया आपका बिकॉज़ एंड बिकॉज़ ऑफ में। अच्छा, इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ कंट्राडिक्शन बताता है, के बावजूद, हिंदी में आप क्या बोलते हो? के बावजूद, है ना? इंस्टीड ऑफ के अतिरिक्त, एक्सक्लूडिंग का मीनिंग देगा, के अतिरिक्त। हिंदी अर्थ लगा करके भी आप निकाल सकते हो। तो ये कंट्राडिक्शन बताएगा, बस इतना ऐसे याद रख सकते हो। के बावजूद कंट्राडिक्शन बताएगा, कंट्राडिक्शन बताएगा। ही वेंट टू आगरा, देहरादून। ही वाज़ डिलाइटेड ऑल द डिफिकल्टीज। अब आपने कहा देखो, यहाँ पर जस्ट अपोजिट बात बता रहे हो। यहाँ पर डिलाइटेड लिख रहे हो, यहाँ पर ऑल द डिफिकल्टीज लिख रहे हो। कंट्राडिक्टरी बात है, इट मीन्स इंस्टीड ऑफ के साथ जाओगे। ओह सॉरी, इन स्पाइट ऑफ के साथ जाओगे। कह रहा है सारी मुसीबतों के बावजूद भी वह खुश था और इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज ही वाज़ डिलाइटेड, ही वाज़ हैप्पी। ही वेंट टू दे आगरा इंस्टीड ऑफ देहरादून, इंस्टीड ऑफ देहरादून, ये बनेगा। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया और क्या कह रहा है? देहरादून के अतिरिक्त वो आगरा गया। ठीक है? अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अ मैन इज़ वॉकिंग द फुटपाथ, एन ओल्ड मैन वाज़ स्टैंडिंग द रोड, ही वांटेड टू क्रॉस द रोड बट ही फेल्ड बिकॉज़ ही वाज़ ब्लाइंड। अब मैं आपको एक फिगर समझाता हूँ, देखो, यूजुअली क्या है 2-3 फिगर मैं अलग-अलग बनाऊँगा। ये मैंने कहा कोई रोड है, इसमें कोई कार है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, वो चलेगा कहाँ पर? बीचों-बीच, ऑन द रोड। कोई चीज़ रोड के मिडल में चल रही है तो आप कहोगे ऑन द रोड। मैंने कहा कोई व्यक्ति अगर रोड में चल रहा है तो बेचारा साइड में चलेगा, नहीं तो उसकी चटनी बन जाएगी, है ना? ये क्या करोगे? अलोंग द रोड, रोड के किनारे चल रहा है, ठीक है? अब मैंने कहा रोड से बिल्कुल हट करके है, यहाँ पर है, आप कहोगे अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड का मतलब रोड के दूसरी तरफ है, ऐसे। मान लो ये व्यक्ति है और यहाँ पर कोई शॉप है, क्या कहोगे कि देयर इज़ अ शॉप, ये व्यक्ति क्या कहेगा? देयर इज़ शॉप अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ है ना? एक और टर्म आता है, रोड के साथ-साथ फुटपाथ बना होता है। अब फुटपाथ पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऑन द फुटपाथ आएगा, वहाँ तो बाकी चीज़ें चल ही नहीं सकती। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको पूरी कहानी, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने कहा रोड के बीचों-बीच कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऑन द रोड, रोड के किनारे चल रहा है तो अलोंग द रोड। अच्छा, रोड के दूसरी तरफ है अक्रॉस द रोड और फुटपाथ पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऑन द फुटपाथ। अब ये 4 फिगर आपको समझ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों फिगर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए।
अब मैन इज़ वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, लेकिन अगर मैं यहीं पर कहता द मैन इज़ वॉकिंग, वॉकिंग द रोड, द रोड। अब आप क्या लगाते हैं? आप ऑन द रोड नहीं लगाओगे, अलोंग द रोड। अ कार इज़ रनिंग, अ कार इज़ रनिंग, रनिंग द रोड, कार इज़ रनिंग द रोड बन जाएगा ऑन द रोड। ये दोनों टर्म क्लियर। एन ओल्ड मैन वाज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अब ये क्या कहना चाह रहा है? पूरे सेंटेंस को पढ़िए तब आपको पूरा थीम पता चलेगा। ओल्ड मैन वाज़ स्टैंडिंग द रोड, ही वांटेड टू क्रॉस द रोड बट ही फेल्ड बिकॉज़ ही वाज़ ब्लाइंड। ये मान लो रोड है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, रोड को क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन वो ब्लाइंड है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ पर खड़ा है? रोड के दूसरी एंड पर, और जाना उसको दूसरे एंड पर है। अक्रॉस द रोड आ जाएगा। क्रॉस और अक्रॉस में भी डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रॉस इज़ आवर वर्ब बट अक्रॉस इज़ आवर प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन है। क्रॉस एक वर्ब है, इसका मतलब पार करना है, क्रॉस का मतलब वन साइड टू अनदर, है ना? तो ये सारे इस स्लाइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, और एज़ आई टोल्ड यू कि इनमें ऑप्शंस नहीं होंगे, विदाउट ऑप्शंस, है ना? तो खुद से गेस करना है। हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन आप फिल कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक-एक टर्म डिस्कस करते हुए हम चलने वाले हैं। आई हैव ऑफन सी हिम गोइंग टू कॉलेज अ कार। मैंने अक्सर उसको कार से जाते हुए, लेकिन कार के पहले पहली बात ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जानते हो? कोई व्यक्ति किसी चीज़ से, किसी व्हीकल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। दिस इज़ कार ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ध्यान देना, मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखा, ही वाज़ नॉक्ड डाउन, नॉक्ड डाउन, डाउन फिल इन द ब्लैंक अ कार। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब पता है, यही लर्निंग है, इसको समझना ज़रा। मैंने कहा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इन होगा। आपने पढ़ा था कि आर्टिकल लगा है, ट्रांसपोर्टेशन है और आर्टिकल लगा है। या तो ऑन लगाओगे या तो इन लगाओगे। बाय तो लगा नहीं सकते। अगर आर्टिकल ना होता तो बाय आ जाता, है ना? तो आप ऐसे लिखोगे, आई आई हैव ऑफन सी हिम गोइंग टू कॉलेज इन अ कार। कार से जाते हुए देखा है, सही है? आर्टिकल हटा दो, बाय लग जाएगा। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट है, ही वाज़ नॉक्ड डाउन बाय अ कार। अब यहाँ पर बाय करेक्ट है, रीज़न समझना फिर। यहाँ पर देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बट इस वाले सेंटेंस में ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसको कार से जाते हुए देखा। तो ये कह रहा है नॉक डाउन मतलब टक्कर मारना हो। ही वाज़ नॉक्ड डाउन बाय अ कार। अब यहाँ पर ये मत कहने लगना, यहाँ पर आ लगा हुआ है फिर भी बाय आया है, यहाँ पर ये मत कहने लगना कि इन आएगा। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये वाली बात आपको समझ। वो होप सो पहला स्टेटमेंट समझ में आया। द हिंदू रिलीजन हैज़ बीन इन एक्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। यूजुअली हम टाइम इमेमोरियल के साथ क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जो आपकी याद में नहीं है। मेमोरियल मतलब जिसको याद कर सकते हो। इमेमोरियल मतलब जिसको याद नहीं कर सकते। तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। जैसे पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर द यूनिवर्सिटी कैंपस, और ये आपने डिस्कस किया था। ये देखो, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको कि बेसिक प्रीपोज़िशन के क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं, लिटरली कम होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोज़िशन के क्वेश्चन भर-भर के होते हैं, है ना? तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। मैं तो मतलब अब चूँकि पूरा पढ़ा है हम लोगों ने सिस्टमैटिक, तो इसलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंटर के साथ प्लेस है तो नो प्रीपोज़िशन वाली बात। लेकिन इंटर के बाद प्लेस नहीं है और कुछ दिया गया तो फिर इनटू लग भी सकता है। यहाँ पर नो प्रीपोज़िशन। यूनिवर्सिटी कैंपस जो है ये प्लेस है। शीला रिजेम्बल्स हर मदर, ये लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। रिजेम्बल के साथ कोई प्रीपोज़िशन यूज़ नहीं।
ये शीला रिजेंबल्स हर मदर। रिजेंबल इज इक्वल टू सिमिलर टू, लुक लाइक, है ना? दैट इज वाई। चलिए अगले वाले में चलते हैं। प्लीज ओपन योर बुक पेज 20। मैंने कहा था जब भी एडजेक्ट लोकेशन बता देते हो तब आप एट के साथ जाते हो। तो प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 20। अब एट के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी। एट एडजेक्ट टाइम बताने के लिए, एट एडजेक्ट प्लेस बताने के लिए। जहाँ पर चीजें एडजेक्ट हो जाएं वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर आप एट का यूज करते हो। आपने वो वाला पढ़ा था, सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट, डॉन डस्क, मिडनाइट नून, इनके साथ एट का यूज करते हो। फिर आपने कहा था स्पीड बताने के लिए एट का यूज, एट 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने कहा था रेट बताने के लिए भी एट का यूज करते हो, है ना? 20 रुपीज अ किलो। फिर आपने एक और कहा था एज बताने के लिए, है ना? एट द एज ऑफ 12। ये एट के यूसेज हैं। ऐसे एडजेक्ट पेज नंबर आप बता रहे हो, एडजेक्ट पेज नंबर, वहाँ पर भी क्या लगाओगे? एट का यूज़ करोगे। प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज 20। लेडी ट्रैकमैंटन ऑर्डर्ड डिनर, नो प्रपोज़िशन। ऑर्डर इज इक्वल टू आस्क फॉर। आस्क के साथ तो फॉर लगा पाओगे, बट ऑर्डर के साथ नहीं लगा पाओगे। एक आपने ये पढ़ा था ऑर्डर, और सेकंडली इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो, एक आप ऑर्डर यूज़ करते हैं, दूसरा डिमांड। हाँ, डिमांड। और दोनों का मीनिंग होता है आस्क फॉर। तो वो जो फॉर है वो आस्क के साथ तो आता है, बट वो ऑर्डर या डिमांड के साथ यूज नहीं। इट इज हाफ पास्ट 10 बाय माई वॉच। ये वाली बात अभी मैंने आपको समझाई थी, है ना? बाय माई वॉच, है ना? नेक्स्ट में द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग द सेट ऑफ अ ट्री। देखो एक चीज और समझना, अगर मैं स्टेटमेंट को केवल इतना लिखता, द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग द ट्री, है ना? मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, बट यहाँ पर आएगा इन द शेड ऑफ अ ट्री। दोनों में डिफरेंस समझो। यहाँ पर ट्रेवलर और सेट के बीच में आप कनेक्शन बताओ, यहाँ पर ट्रेवलर और ट्री के बीच में। जैसे मान लो सपोज दैट, ये शायद मैंने आपको डिफाइन भी किया था। सपोज देयर इज अ ट्री, और कोई ट्रेवलर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये क्या कहोगे? अंडर, अंडर। लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा ये ट्री है, तो मैंने कहा पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, पेड़ की छाया के नीचे नहीं बोलोगे। अब ये पेड़ की छाया है, मान लो यहाँ से यहाँ, इसके इनको सरफेस के कहीं अंदर होगा, इसलिए इनके साथ जाओगे। यहाँ पर इन आ गया, यहाँ पर अंडर आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, सेड और ट्रेवलर के बीच में रिलेशन बता रहे हो, यहाँ पर ट्रेवलर और ट्री के बीच में बता। आर एग्जामिनेशंस बिगिंस मंडे। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑन मंडे। अब यहाँ सिंस मंडे नहीं लगा सकते, ध्यान देना। सिंस मंडे लगाओगे तो वो क्या लेगा अपने साथ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेना। यहाँ पर बाय मंडे नहीं लगा सकते, बाय मंडे तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, है ना? इसलिए ऑन मंडे ज़्यादा अप्रोप्रिएट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये बताओ क्या फ्रॉम मंडे कर सकते हैं क्या? ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या फ्रॉम मंडे का यूज़ इसकी जगह पर कर सकते हैं? द फार्मर ड्रोव द कैटल दैट वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। थ्रो अवे, ड्राइव अवे आपने पढ़ा होगा, कंपेयर टू लीव, है ना? तो ड्राइव अवे मतलब उनको निकाल दिया। जो कैटल थे, मवेशी थे, उनको फार्मर ने फील्ड से, जो फील्ड पर ग्रेज कर रहे थे, फील्ड से निकाल दिया। तो ड्राइव अवे मतलब कंपेयर टू लीव, इन्हों को बाध्य कर देना, है ना? आ जाइए 11 में। माउंटेन टॉप्स वर कवर्ड, जो माउंटेन टॉप्स है वो कवर्ड है किससे? विथ स्नो इन विंटर। अच्छा, सीजन के नेम के साथ यूजुअली हम इनका यूज करते हैं, शायद पॉइंट स्किप हो गया हो तो ध्यान रखना। सीजन के नेम के साथ हम क्या करते हैं? इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग।
माउंटेन टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो इन विंटर। द पिक पॉकेट मिक्सड विथ द क्राउड, है ना? तो जो पिक पॉकेट है वो मिक्स्ड हो गया किसके साथ? क्राउड के साथ। द बुक फेल द टेबल। कई लोग इसमें हो सकता है ऑन के साथ सोच रहे हैं कि ऑन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पर फ्रॉम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफ यूज कर सकते हो। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि टेबल है, टेबल से बुक गिरी। द बुक फेल फ्रॉम द टेबल या ऑफ द टेबल। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू कम योर एक्सपेक्टेशन कम अप टू। देखो, क्वेश्चंस को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, देन आप आंसर चेक करो, तब आप अपना सही से इवैल्यूएशन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर कम अप टू ही करेक्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है? कम अप टू मतलब टू हैपन। अब इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। ये वैसे इडियम है, यू नो वेरी वेल, नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मीनिंग होता है हर संभव कोशिश करना। अब ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है मैं हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की। कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। द अमेरिकन कांग्रेस करस्पॉन्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अमेरिकन कांग्रेस ने करस्पॉन्ड किया। करस्पॉन्ड करने का मतलब पत्राचार करना होता है। और किससे किया? टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। करस्पॉन्ड के साथ क्या लगाओगे? टू। नेक्स्ट, सचिन हैज सिक्स फिंगर एट द लेफ्ट हैंड। एडजेक्ट पोजीशन बताने के लिए फिर एट का यूज करोगे आप, है ना? आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। वैसे तो ये ईडीएम बनता है, हर तरीके की मुसीबत में, हर तरीके की परेशानी में स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना होता है। आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं अच्छी या बुरी परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, मतलब हर एक तरीके की परिस्थिति में मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन। ये ईडीएम बनता है थ्रू थिक एंड थिन। आई एम एबल टू कोप विथ, वैसे तो ये फ्रेज बन जाता है कोप विथ, हैंडल करना है या नो प्रपोजिशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप विथ, हैंडल, कोप विथ टैकल, कोप विथ हैंडल, कोप विथ एडजस्ट, है ना? ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में भी देखने को मिलेगा। कोप विथ के बीच में हमें कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। द डेलीगेट्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन लेंथ। डिस्कस या डिस्क्राइब, ये दो टर्म आते हैं। एक टर्म होता है डिस्कस, सेकंड टर्म होता है डिस्क्राइब। डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टेल अबाउट। वो जो अबाउट है वो टेल के साथ तो आ जाएगा, बट डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ उसका यूज नहीं करोगे। द डेलीगेट डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, डायरेक्ट आएगा। डेलीगेट ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया इन लेंथ में। नथिंग कैन एब्जॉल्व यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्जॉल्व करने का मतलब क्या होता है? ABSOLVE। एब्जॉल्व करने का मतलब फ्री करना, मुक्त करना किसी अपराध से। ऐसे यूजुअली फ्री करने के लिए हम एब्जॉल्व ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके साथ एक तो फ्रॉम लगाते हो, एक ऑफ लगाते हो, है ना? यूजुअली यहाँ पर क्या है? नथिंग कैन एब्जॉल्व यू फ्रॉम या ऑफ, जो भी लगाना चाहो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माउंटेन्स आर डिफेंस द विंड। माउंटेन्स आर आर डिफेंस द विंड। अब ये माउंटेन क्या करते हैं? देखो, एक बात समझना जरा। मान लिया सपोज दैट ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं मान लो, और ये विंड, जो विंड आती है इनको डिफेंड कर, है ना? ये तो अगेंस्ट वाला फिगर हो गया, यू नो वेरी वेल, वही वाला था क्या? जैसे आपने वो वाला बनाया था, कौन सा? रिवर वाला। रिवर, ये फ्लो इधर है और कोई व्यक्ति बोट लेकर के इधर चल रहा है, अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द करंट, आप ऐसे बोल रहे थे। जैसे माउंटेन्स आर आर डिफेंस अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द विंड,
है ना? ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द विंड। हाफ इट वाज़ डैमेज्ड, हाफ ऑफ इट का आधा भाग जो था वो डैमेज हो गया। डैमाज, है ना? कुछ लोग इसको डमाज पढ़ते, डमाज हो गया है। एल्डेड, तो बड़े सोफिस्टिकेटेड सज्जन थे, वो बोल रहे थे एल्डेड। नहीं, ये क्या होता है भाई साहब? एल्डेड क्या होता है? एल्डेड, एल्डेड, व्हाट इज़ एल्डेड? आप नहीं समझेंगे, ये हमारी इंग्लिश से। हमने कहा ठीक, चलो आगे चलते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट इन इंक। अब ये तो लिक्विड हो गया ना, लिक्विड वाले में तो इन के साथ जाओगे आप, है ना? ये वाली बात आप, यहीं पर अगर आप पेन लिया होता, तो फिर विथ के साथ जाते। यहाँ पर लिक्विड, लिक्विड इन वाला आपने पढ़ा था, अगर इफ यू रिमेंबर, कि ये प्रपोज़िशन आप मीन्स, उस केस में आप इनका यूज़ करते। द लायन स्पैन्ज द काउ। पहले तो स्पैन्ज का मीनिंग समझना। स्पैन्ज होता है क्या है? स्पैन्ज का मतलब होता है टू जंप क्विकली, टू जंप क्विकली, तेज़ी से छलांग मारना, है ना? लायन ने काऊ के ऊपर क्या किया? तेज़ी से छलांग मारी। अब ये आता है अपॉन, स्पैन्ज अपॉन। अपॉन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो? कि जैसे एक तो मोशन के साथ है और इस तरीके से, ये कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ विथ मोशन। मोशन के केस में इसको भी यूज़ करते हो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्टैंड अपॉन द काऊ। उसने काऊ के ऊपर जंप मारा सो दैट ही कैन ईट। आई फाउंड हिम लीनिंग द चेयर। अब समझना, मैं विदाउट कैमरे के साथ हूँ, इसलिए एक्यूरेटली नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं किस तरीके से ये बताना है। चलो फिर भी मैं समझाता हूँ। ये मान लो चेयर है, ये मान लिया कोई, सपोज दैट चेयर है, और कोई व्यक्ति इस चेयर के सहारे बैठा हुआ है, ये चेयर के सहारे खड़ा हुआ है, मान लो लीन करके इसके इसके सपोर्ट से। अब ये तो अगेंस्ट आ गया ना, अगेंस्ट द चेयर, यहाँ पर अगेंस्ट आ जाएगा। अगेंस्ट का मतलब हो गया विद द हेल्प ऑफ चेयर। होप सो अगर समझ पा रहे हो। जैसे मैं एक फिगर समझाता हूँ, ये कोई मान लो वॉल है, ये मान लो कोई वॉल है, तो कोई व्यक्ति बढ़िया वो छल्ले बना रहा है, और ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से झुका हुआ है, ऐसे ऐसे आराम से झुका हुआ है यहाँ पर सपोर्ट से, और यहाँ पर अपने हाथ से बड़ी उसने यहाँ पर छल्ले बनाने वाली ये रखी है, और बढ़िया छल्ले सुलगा रहा है ना? घर के पीछे है, यहाँ कोई देख ना पाए इसको। ऐसे ऐसे इस तरीके से बढ़िया टिका हुआ है, पीठ के सहारे सपोर्ट लिए और बढ़िया छल्ले बनाने। ये अगेंस्ट द वॉल है। होप सो समझ में आ रही होगी बात। आई फाउंड हिम लीनिंग अगेंस्ट द चेयर। लास्ट ईयर माई फ्रेंड लिव्ड सोनपत फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा एट सोनपत, है ना? स्मॉल प्लेसेस के साथ एट, बिग प्लेसेस के साथ इन, यू नो वेरी वेल। आई हैड अ स्मॉल किचन गार्डन द बैक। अब इसमें आप ज्ञान दें कि पहले मैं पूरी कहानी बता दूं, नहीं तो आप ज्ञान देने आ जाएंगे। सर आई थिंक, सर यू थिंक, सर मी थिंक, सर जो थिंक, है ना? फिर आप बताएंगे। इससे बेहतर है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आई हैड अ स्मॉल किचन गार्डन एट द बैक। देखो दोनों होते हैं, एट द बैक और इन द बैक, इन द बैक, एट द बैक एंड इन द बैक। अगर आपको इनक्लोज सरफेस के अंदर बताया जा रहा है तो आप इन द बैक करो, नहीं है तो फिर आप एट द बैक करो, ये डिफरेंस। नन द ब्रेव डेजर्व द फेयर। यहाँ पर आएगा प्रपोजिशन बट, हालांकि बट कंजक्शन होता है, यू नो वेरी वेल। बट को दोनों फंक्शन होते हैं, बट हमारा कंजक्शन भी होता है, बट हमारा प्रपोजिशन भी होता है। कंजक्शन होगा तो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना? और बट होगा तो प्रपोजिशन होगा, तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग का मीनिंग होगा, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। तो नन बट द ब्रेव डेजर्व द फेयर।
केवल बहादुर लोग ही फ़ियर को डिज़र्व करते हैं, बाकी कोई नहीं। इट हैज़ बीन रेनिंग एट सेंट डॉक्स मतलब मूसलाधार बारिश होती है। मंडे लास्ट, अब देखो पहले तो यहाँ टेंस चेक कर लो, हैज़ बीन रेनिंग का मतलब है परफेक्ट कंटीन्यूअस। या तो फॉर आएगा या तो सिंस आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिंस मंडे लास्ट, है ना? एक और डिफरेंस यहाँ से समझ लेना, ये हो सकता है आपको हेल्प करे। जैसे मान लिया लास्ट संडे लिखा हुआ है, लास्ट मंथ लिखा हुआ है, मान लो ऐसे, लास्ट मंथ, लास्ट अ मंथ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें क्या फिल करोगे? लास्ट मंथ तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, लास्ट अ मंथ फॉर आ जाएगा। ड्यूरेशन को बता रहा है, बस इतना याद रखो। नंबर नंबर ड्यूरेशन, और ना याद रहे तो ऐसे याद करो, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 3 लेटर हैं, है ना? तो भी फॉर आ जाएगा, ऐसे डिफाइन करो। आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड वर्ड। अब पता है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे आंसर करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, और इन दोनों में डिफरेंस होता है, वर्ड फॉर वर्ड एंड वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड एंड वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड का मतलब क्रमशः होता है, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। तो आई हैव लर्न दिस लेसन, मैंने इस लेसन को लर्न कर लिया, कैसे? वर्ड फॉर वर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा था, एग्जैक्टली कॉपी करके मैंने लर्न कर लिया, मतलब जैसा लिखा था डिक्टो लर्न कर लिया। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट अ पेंसिल विद अ पेंसिल, है ना? द पुअर मैन आस्क्ड बुद्धा टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। पुअर वीमन ने बुद्धा से कहा रिस्टोर करने के लिए उसके डेड चाइल्ड को लाइफ में लाने के लिए। यू कैन ओपन द बॉक्स विथ स्क्रू ड्राइवर, विथ आ होना चाहिए, विथ आ स्क्रू ड्राइवर, भाई सॉलिड है ना, प्रपोजिशन ऑफ मीन्स। इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, वेल्दी, द रीन ऑफ किंग अशोका। हम यहाँ 2 आंसर आ सकते हैं, एक इन, एक ड्यूरिंग। अभी मैंने बताया था ड्यूरिंग के एग्जांपल्स भी रीड कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग क्लास, है ना? ऐसे आप पढ़ते हो। या तो इसमें आप ड्यूरिंग का यूज़ कर लो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अशोक, है ना? या फिर इनका यूज़ कर सकते हो, इन द रेन ऑफ किंग अशोक, बोथ आर करेक्ट, वैसे ड्यूरिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। लेमन्स आर सोल्ड बाय द डज़न, बाय द किलो, बाय द डज़न, है ना? लेमन्स आर सोल्ड, लेमन्स बेचे जाते हैं, कैसे? डज़न में, द मार्केट, इन द मार्केट। दे ब्लेम्ड देयर टीचर देयर पुअर परफॉर्मेंस, उन्होंने टीचर को ब्लेम किया, किस लिए? कह रहा है उनकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए, फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। दे ब्लेम्ड देयर टीचर, दे सब्जेक्ट, ब्लेम्ड वर्ब, देयर टीचर ऑब्जेक्ट, और दे ब्लेम देयर टीचर व्हाई, और मैंने कहा था एक्शन वर्ब में व्हाई लगा लो, आपको अगर जो प्रपोजिशन चाहिए वो फॉर आएगा फिर। ही वेंट देयर, एक अनदर एग्जांपल, ही वेंट देयर फॉर फॉर सपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स, वहाँ पर गया, और किस लिए गया? अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए, है ना? द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, बैट्समैन ने सेंचुरी पूरी की, और कैसे? वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर, यहाँ पर आएगा इन इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, कम से कम बॉल्स में उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। द एक्सीडेंट वाज फैटल इज द ट्रक हैड ऑन कॉलिजन, कॉलिजन है, कॉलिजन मतलब स्ट्राइक होते हैं, टक्कर जिसको कहते हो आप,
और एक कलूजन होता है, कलूजन, ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। कलूजन, कलूजन का मतलब होता है नेक्सस, साठगांठ, तो आप कहते हो नेक्सस, साठगांठ, है ना? सीक्रेट एग्रीमेंट जिसको कहते हो आप। तो इसका कोलिजन हो गया किसका? ट्रक का। किसके साथ? वैन के साथ, विद अ वैन। कोलाइड विद अ वैन या कोलिजन विद अ वैन। यहाँ से ये देखो, ये कोई ट्रक है और ये कोई कार है, वैन है। दोनों कोलाइड कर गए। मिस्टर अहमद वेंट अ वेरी टफ टाइम व्हेन ही incurred a loss in his business। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मिस्टर अहमद वेंट अ वेरी टफ टाइम वेंट थ्रू, गो थ्रू, पेज बन जाता है, गो थ्रू। मिस्टर अहमद वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ टाइम से गुजरे जब उनके बिजनेस में लॉस हो गया। गो थ्रू मतलब बियर करना होता है। गो थ्रू के वैसे कई मीनिंग निकाल सकते हो। गो थ्रू करने का मतलब रीड करना। आई वेंट थ्रू दिस लेटर, मैंने इस लेटर को रीड किया। आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, मतलब बहुत बुरे दौर से गुजरा, है ना? चिल्ड्रन साउटेड, द चिल्ड्रन साउटेड द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एट। द चिल्ड्रन साउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। ये शायद डिस्कस किया था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो। जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड द एक्सीडेंट। जॉन ने बाद में क्या किया? ब्लेम किया, किसके लिए? एक्सीडेंट। ब्लेम्ड फॉर व्हाट? फॉर द एक्सीडेंट। प्लीज सेंड दिस पार्सल, और ये मैंने आज ही समझाया था, फ्रॉम और टू में डिफरेंस। टू रिसीवर का, फ्रॉम सेंडर के लिए। तो प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माय न्यू एड्रेस। इस पार्सल को कृपया करके मेरे नए एड्रेस पर भेज दें, है ना? यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात करो, रिसीवर की बात करो। ही जम्प द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड। वह नदी में कूद गया एक बच्चे को बचाने के लिए। ही जम्प्ड ऑफ, जम्प इनटू, इनटू आ जाएगा ना, इनटू द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस 1914 एंड 1918 बेडवीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बेडवीन, बेडवीन 1914 एंड 1918। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 से 1918 के बीच। ऐसे भी एंड लगा है, एंड के साथ दो ही चीज़ों का पेयर बनाते हो, एक तो बेडवीन के साथ एंड लगाते हो, एक बोथ के साथ एंड लगा। बोथ एंड लगा नहीं पाओगे, यहाँ पर बेडवीन है। माई फ्रेंड वॉज ट्रेमलिंग, ट्रम्बल कर रहा था। ऐसे कह रहा है विथ एक्साइटमेंट। ने कहा था विथ के फ्रेजेस पढ़ लीजिए, विथ ऑनेस्टी, विथ डिटर्मिनेशन, विथ एक्साइटमेंट, विथ डिलाइट, है ना? विथ हार्ड वर्क। दे वॉक्ड द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दे वॉक्ड थ्रू द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस। जो हाउस का ओल्ड पार्ट है वहां से होकर के गुजरे। अब बेसिकली मैंने वो इस तरीके से बताया था, ये बताया था 2D फिगर हो तो आपका अक्रॉस अप्रोप्रिएट है, बट 3D फिगर है तो फिर आपका अक्रॉस की जगह थ्रू बेहतर है। जब आप ये कहना चाह रहे हो ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस, वो 3D फिगर में काउंट करो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर वॉक थ्रू द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब मान लो कोई ओल्ड पार्ट है, वहाँ से हाउस के ओल्ड पार्ट से होकर गुजर रहा है। डॉक्टर पंडित इज एन अथॉरिटी, और ये यहाँ पर आपको फिल करना। अब यहाँ पर दो जगह आप फंबल करोगे। एक तो आपको लगेगा इन आ सकता है, एक आपको लगेगा ऑन आ सकता है।
ऑन और इनको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। डॉक्टर पंडित तो इज़ एन अथॉरिटी ऑन मैथमेटिक्स। अभी रिसेंट में एक मेरे मित्र हैं, है ना? उनकी मैरिज के लिए गए लड़की देखने, सारी बातें सब कुछ फाइनल हो गया, ठीक है? भाई बहुत एजुकेटेड लड़की है, बहुत पढ़ी-लिखी है, आप ये कुछ भी पूछ सकते हैं। चलते-चलते मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा मतलब पढ़ाई तो आपने बहुत की है, लेकिन किस चीज़ की पढ़ाई की है? बाद में पता चला उसने तंत्र विद्या की पढ़ाई की है। उसने झूठ बोला, सही बोला, बात अलग है। मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक विद्या है। चलो, तो डॉक्टर पंडित इज़ एन अथॉरिटी, तो शी हैज़ एन अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या। मैजिक स्पेल में उसको बहुत एक्सपर्टीज़ थी, तब तो गया भी था काम से। द 3 क्लासिकल लैंग्वेज द वर्ल्ड आर संस्कृत, ये हैं, है ना? तो 3 क्लासिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ तो नहीं लगाओगे ना, कंट्री में भी इन लगाते हो आप, स्टेट में भी इन लगाते हो, टाउन और विलेज के साथ आप एट का यूज़ करते हो, सिटी के साथ भी यूजुअली इन लगाते हो। 2 प्लेसेस होंगे तो छोटा और बड़ा देख लोगे आप, 3 होंगे तो मैंने आपको समझाया था। इट बिकेम क्लियर दैट स्ट्रेंजर्स वर हीडिंग अ सीरियस डिजास्टर। इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेंजर्स जो हैं वो वर हीडिंग, बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स डायरेक्शन आप बताना चाहिए। सीरियस डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हीडिंग टुवर्ड्स, ऐसे पॉइंट टुवर्ड्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, पॉइंट या पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऐसे यूज करते हो आप, हीडिंग टुवर्ड्स या पॉइंटिंग टुवर्ड्स। द की सक्सेस इज प्रिपरेशन, की ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो प्रिपरेशन। जैसे की टू भी आपने पढ़ा होगा, दोनों बनते हैं की टू की ऑफ। हालांकि यहाँ पर वो नहीं बन रहा है, देखो एक बात और समझना, ये फिक्स प्रिपरेशन में आप पढ़ोगे की टू सक्सेस वर्चुअल चीज़ों के लिए, ये रियल चीज़ों के लिए आता है। की ऑफ माई ऑफिस, ऑफिस है, डोर है, बैग है, डोर है, इनके लिए ऑफ लगाओगे, है ना? जबकि यहाँ पर भी सक्सेस आए, कुछ लोग अब इसको रट लेते हैं ना, जब भी सक्सेस आएगा तो हम क्या करेंगे, टू ही लगाएँगे, है ना? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, की टू या की ऑफ, जबकि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, की ऑफ सक्सेस। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, और वो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऑफ क्यों? लाइक जैसे कुछ लोग इसको रटते हैं ना बहुत अच्छे से, कि सर यहाँ पर जब भी हमें सक्सेस दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ कर लेंगे, वो सॉरी टू का यूज़ कर लेंगे। तो आई एग्री विथ हिम, बट वहाँ पर ये जो आपका टर्म होता है कि एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। वहाँ पर जब आप यूज़ करते हो तो कि एज अ मेन वर्ब के तरीके आप यूज़ करते हो। देखो इस बात को पूरा फिर से समझते हैं। की टू की ऑफ, अच्छा नहीं यहाँ पर की टू सक्सेस ही करिए आप, ये ऑफ ना लगाइए। तो फिर आपको पूरा फिर से पढ़ा, वो ये सिंपली याद रखो। हालाँकि मैं फिक्स्ड प्रीपोज़िशन में इसको कराता, की टू सक्सेस और किया, वो वैसे याद रखो आप, वर्चुअल और रियल, तो आपको समस्या नहीं आएगी। रियल, अब जैसे मैं ऐसे कहूँ, दिस इज़ द की, ये वैसे फिक्स्ड प्रीपोज़िशन वाला क्वेश्चन आ गया है। दिस इज़ द की, फिल इन द ब्लैंक, माय डोर, अब यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। लेकिन सक्सेस जो है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल वाले केस में आप क्या करते हो, फिर टू का यूज़ करते हो आप। की टू सक्सेस इज़ प्रिपरेशन, हालाँकि उसमें वर्ब वाला जो मैं बता रहा था वैसा नहीं होगा। एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, कि जैसे आप ये कहते हो, हार्ड वर्क इज़ द की, हार्ड वर्क इज़ द की, वो वर्ब हो ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क इज़ द की सक्सेस, ये आपने कहा।
यहाँ पर भी 2 आए। प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, हालाँकि उसी को उल्टा करके लिख दिया है। द की टू सक्सेस इज़ प्रिपरेशन। ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस थे, होप सो आपने पूरे कवर कर लिए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। 1-2 चीज़ें आपके लिए, अभी रिसेंट में वीडियो मैं नहीं दे पाया ड्यू टू माय हेल्थ इश्यू, है ना? थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ थे उसकी वजह से, और फिलहाल आई एम फीलिंग बेटर, है ना? और दूसरा, अब आपका सिनोनिम की मैराथन क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है इसके बाद। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू। जय हिंद।